नमस्कार। 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अर्थशास्त्र में नए चैप्टर की उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्पादन लागत एवं लागत फलन का अभिप्राय क्या होता है। उत्पादक के दृष्टिकोण से लागत पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है और उनका प्रयोग करके जो प्रयोग करने में जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। सीधा सा सवाल है, अगर कोई उत्पादक किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह उसको उसके जो उत्पादन करने के जो विभिन्न साधन हैं, जैसे कच्चा माल है, श्रम व मजदूरी है, वो इनका कैसे भुगतान करेगा, इनको कैसे प्राप्त करेगा, भुगतान पर देकर। जैसे मजदूरी पे करेगा श्रमिकों को, कच्चे माल के लिए नकद का प्रयोग करेगा। अगर उसके लिए कुछ उसे भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि को किराए पर लेगा या भूमि खरीदेगा। मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी तो मशीनें लेगा। तो इन पर जो व्यय वो कर रहा है वही कहलाती हैं उत्पादन लागतें। इसी को कहते हैं विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ेगा और उनका प्रयोग करके प्रयोग करने में जो धनराशि व्यय करनी पड़ेगी उसी को हम उत्पादन लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहाँ समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा का फलन है। यानी कि जो उत्पादन की मात्रा हमें प्राप्त हो रही है, उत्पादन लागत का उत्पादनों के साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन की मात्रा हमें प्राप्त हो रही है उसका जो मूल्य है वही कहलाता है, अर्थात उसी को कहते हैं लागत फलन या उत्पादन की। तो हम इसे एक तरह से कह सकते हैं लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का। लागत जो है वो उसका रिजल्ट है उत्पादन की मात्रा का, तो यही कहलाता है उत्पादन लागतें। अब समझते हैं, देखो उत्पादन का लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट क्या है? फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट का फंक्शन है, आउटपुट का एक कार्य है। इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं? C बराबर FO। C का मतलब है यहाँ पर, C का मतलब है क्या है? C का मतलब है उत्पादन की मात्रा। क्या है C का मतलब? उत्पादन की मात्रा। F का मतलब है यहाँ, F का मतलब है फंक्शन से। F का मतलब है फंक्शन से, कितना फंक्शन हुआ, कितना कार्य हुआ। O का मतलब है, O का फलन फंक्शन है। यानी कि जो फंक्शन का जो फलन जो फंक्शन है उसका जो ये O है, O का मतलब है आउटपुट। आउटपुट का जो फंक्शन है, आउटपुट का जो निकल के आ रही है उत्पादन की जो यानी कि उत्पादन की मात्रा बराबर किसकी होगी? जो हमारे आउटपुट का कॉस्ट है, जो आउटपुट का खर्चा है, वो हमारी लागत कहलाएगी। ठीक, तो सीधा हम इसको इसकी तरह भी कह सकते हैं लागत फलन है उत्पादन की मात्रा। यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी? लागत फलन। यानी कि लागत को उसकी कॉस्ट, उत्पादन की कॉस्ट। अब बात करते हैं उत्पादन फलन लागत का वर्गीकरण कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? यानी कि उत्पादन लागत को हम कितनी भागों में बांट सकते हैं। तो लागत का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे? देखिए, 3 प्रकार की लागतें बच सकते हैं, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। 3 प्रकार की लागतों में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। लागतों को हम एक तो हम कहेंगे मौद्रिक लागत, जिसमें हमने पैसा खर्च हो रहा है, वो कहलाएगा मौद्रिक लागत। वास्तविक लागत, जो वास्तविक लागत होती हैं, सामान्य लाभ जैसे हैं। अवसर लागत, एक अवसर लागत होती है। इन सबों को मिलाकर ही लागत बनाई जाती है। अब मौद्रिक लागत भी 2 प्रकार की होती हैं, स्पष्ट लागत यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट, और बाजार से नियोजित साधनों की लागत, जो हमने बाजार से कैश के रूप में, नकद के रूप में या
किसी भी तरह से हम प्राप्त करने होते हैं, जो नकद के रूप में भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं, वो कहलाती है मौद्रिक लागतें। सामान्य लाभ, अगर व्यक्ति ये सामान्य लाभ, एक उत्पादक को अगर एक सामान्य लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो उत्पादन नहीं करेगा, यानी कुछ उसे प्रॉफिट नहीं होगा। मान लो अगर 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक रही है तो वो निश्चित तौर से ऐसा उत्पादन नहीं करेगा, उसका उत्पादन नहीं करेगा, उसमें अपने आप को नहीं खपाएगा। क्यों खपाएगा? जबकि 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में उसे पड़ रही है और 10 रुपये में बेच रहा हो, निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में वो उसे सामान्य लाभ की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। यदि उसको उत्पादन अगर वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा तो निश्चित तौर पर एक समान लाभ की कामना वो जरूर करेगा। इसके बाद है अवसर लागत। ये स्पष्ट लागत, सामान्य लागत और दूसरा मौद्रिक लागतें भी 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की कौन सी हैं? स्पष्ट लागत सबसे पहले, एक दूसरी लागत सामान्य लागत और तीसरी है अस्पष्ट या सन्निहित लागत। स्वयं के स्वामित्व वाले साधनों की लागत, यानी कि अगर जो व्यक्ति उसमें उत्पादन करने में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, वो भी तो कुछ चाहेगा, उसका भी तो कुछ, जो उसकी जो मेहनत है उसका भी तो श्रम लग रहा है, उस श्रम का वो कुछ परिणाम तो चाहेगा। तो यही कहलाती हैं अस्पष्ट या सन्निहित लागतें। तो 3 वर्ग लागत का वर्गीकरण मैंने क्या समझा? 3 प्रकार की लागतें हो सकती हैं। मौद्रिक लागत जिसमें पैसा खर्च होता हो, सीधी बात, एक होती है वास्तविक लागत और एक होती है अवसर लागत। अब मौद्रिक लागत भी 3 प्रकार की होती है। स्पष्ट लागत यानी कि जो पूरी तरह से पैसा खर्च करके मौद्रिक मुद्रा के रूप में खर्च की के प्राप्त की गई हो। सामान्य लाभ जो उत्पादन करने के लिए आवश्यक है, यानी कि उस कॉस्ट जिस रेट पर वो बिक रही है वस्तु, उसी रेट उस पर जिस रेट पर वो बन रही है उससे कुछ अधिक रेट पर वो बिके वस्तु, तभी उसका उत्पादन संभव होगा, तभी उत्पादक उसका उत्पादन करेगा। तो यानी उसे समान लाभ होना चाहिए। अस्पष्ट या अन्य लागतें वे होती हैं जो उत्पादक है, जो अपना श्रम लगा रहा है उसमें, लेकिन वो उसका ना तो कैश चार्ज कर रहा है, ना कुछ अन्य प्रकार से प्राप्त कर रहा है उसे, तो इस कार की कहला, लेकिन वो क्या करना है, अपनी काम को करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये कहलाती है अस्पष्ट या तो मौद्रिक लागत 3 प्रकार की हो गई। अब बात समझते हैं इनको बारे में डिटेल से समझते हैं। मौद्रिक लागत यानी मनी कॉस्ट, किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। क्लियर हो रही होगी बात? यानी कि अगर कोई वस्तु के उत्पादन में मुद्रा का जितना व्यय हो रहा है उसको हम मुद्रा लागत कहेंगे, यानी कि मुद्रा की लागतें कहेंगे। दूसरे शब्दों में समझते हैं, उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वही मुद्रा लागत कहलाती है। यानी कि अगर एक उत्पादक जैसे कच्चा माल का खरीद रहा है, मशीनें खरीद रहा है, भूमि खरीद रहा है, या इस वस्तु के उत्पादन के लिए जितना वो मौद्रिक खर्च करता है, यानी जितना पैसे का खर्च कर रहा है, वो सारी लागतें मौद्रिक लागत कहलाएंगी। इस संबंध में जे.एल. हैंसन के शब्दों में जे.एल. हैंसन ने परिभाषा दी। वो क्या कहते हैं? किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो साधन स्पष्ट मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है वह उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहते हैं। ये भी वही बात कह रहे हैं, किसी वस्तु की एक निश्चित यानी किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करना है तो उसके लिए जो जितने उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा और उसके लिए जितनी समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, वो सारे मौद्रिक उत्पादन लागत कहलाएंगे। वो कुल व्यय जो कुल मौद्रिक व्यय खर्च हुआ है वो सारी मौद्रिक लागत कहलाएगा। अब बात करते हैं मौद्रिक लागत में सम्मिलित मदें या व्यय, यानी कि ऐसी कौन सी मदें हैं जो मौद्रिक लागत में यानी मौद्रिक रूप में खर्च होती हैं। तो देखो, कच्चे माल का व्यय, कच्चे माल को हम कैसे खरीदेंगे? पैसे से करेंगे। श्रम की मजदूरी हम वेतन का भुगतान कैसे करेंगे? पैसे से करेंगे। अविभाज्य बड़े उपकरण मशीन खरीदने पर जो ब्याज कैसे करेंगे? कैश में करेंगे, नकद में करेंगे। पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, मान लो अगर वस्तु के उत्पादन में हमने उसने पूंजी उधार ली है, तो ऐसी ऋण उधार लिया तो उसे ब्याज का भुगतान करेगा, तो वो भी इसी में से तुम वस्तु के उत्पादन में से तो निकालेगा।
इसी तरह भूमि का किराया या लगान, मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट पर जो खर्चा उसे देना पड़ रहा है, प्रबंधकीय व्यय करने का खर्च करने पड़ रहे हैं, विज्ञापन व यातायात व्यय करने खर्च करने रहे हैं, बीमा कंपनी को दिए जाने वाले बीमा राशि और सामान्य लाभ, ये और इसी साथ ही ईंधन व्यय, ये सारे व्यय ऐसे हैं जो मौद्रिक रूप में खर्च किए जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मौद्रिक लागत में सम्मिलित मदेय या व्यय। अब बात करते हैं मौद्रिक लागतें 3 प्रकार की होती हैं। मौद्रिक लागत कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की, जो अभी हमने देखा था। तो 3 लाख, अब देखिए कुल मौद्रिक लागत को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कुल मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ, यानी कि हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास कुल मौद्रिक लागत प्राप्त हो जाएगी। अब कुल मौद्रिक लागत समझते हैं। तो अब बात करते हैं स्पष्ट लागतों की। ठीक, स्पष्ट लागत ऐसे नकद भुगतान हैं जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं, जैसे कच्चे माल पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, भूमि और बिल्डिंग का किराया, विज्ञापन व्यय, कर आदि नकद भुगतान। अगर यानी कि सीधी सी बात है, जो हम उत्पादन के लिए जो हम साधन जुटा रहे हैं, अगर वो उसके लिए कैश नकद खर्चा कर रहे हैं, मुद्रा में खर्चा कर रहे हैं, तो वे समस्त खर्चे स्पष्ट लागतों में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अस्पष्ट या सन्निहित लागतें। ये कैसी लागतें होती हैं? वे व्यय जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान तो नहीं करना होता, ऐसी सेवाओं साधनों की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष से उसकी कीमत नहीं चुकाता। ऐसे साधनों एवं सेवाओं की लागतों को सन्निहित लागत या अस्पष्ट लागतों के रूप में जाना जाता है। जैसे स्वयं की सेवा का अस्पष्ट लागत का भाग, जैसे स्वयं की सेवा यानी जब वो स्वयं उत्पादन में लगा हुआ है, तो वास्तव में अगर वो कहीं और लगता, इतना टाइम कहीं और देता, तो निश्चित तौर पर उसे कुछ तो प्राप्ति होती, लेकिन यहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा। ऐसी, तो ये क्या हुआ? अस्पष्ट या सन्निहित लागतें। तो अस्पष्ट या सन्निहित लागत कौन सी हुई हैं? जो जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप में कैश का पैकेज में भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि क्या करना होगा, लेकिन उत्पादक प्रयोग तो करता है उनका, लेकिन प्रत्यक्ष से उसकी कीमत का भुगतान नहीं करता। ऐसे साधनों सेवाओं की लागत को हम सन्निहित लागतों के रूप में जानते हैं। जैसे स्वयं की सेवा या स्वयं का रूप उसमें कार्य करना। इसी प्रकार सामान्य लाभ से तात्पर्य उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है, वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होगी तो वे उत्पादन करना बंद कर देगा। निश्चित तौर की बात है, अगर आप एक उत्पादक हैं, एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपकी कॉस्ट वो मतलब मान लो वो वस्तु 9 रुपये में पड़ रही है, अगर वो 10 रुपये में बिक रही होगी तब तो आप उसका उत्पादन करोगे, और अगर 9 रुपये से कम में बिक रही होगी या 9 रुपये में बिक रही होगी तो आप इतना माथापच्ची क्यों करोगे? सीधी उसका उत्पादन बंद कर दोगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसे समान लाभ की प्राप्ति जब तक नहीं होगी उत्पादक, तो तब तक वो उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। तो ये 3 प्रकार की हमें लागतें प्राप्त हो गई, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ, जिसकी वजह से ही एक उत्पादक उत्पादन करता रहेगा, लगातार करता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की बात, वास्तविक लागतों की, रियल कॉस्ट की। रियल कॉस्ट क्या है? अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्शल जी ने किया था। जो अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा है, उसका प्रतिपादन मार्शल जी ने किया, जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने किया था। उनके अनुसार क्या कहते हैं वो? किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रश्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वह सब प्रति अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। ये भी क्या कहना चाह रहे हैं? श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष खर्च करना पड़ता है और उत्पादक को जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च करना पड़ता है, तथा साथी वस्तु यानी कि उसके संग की जो दूसरी वस्तु है उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली
पूंजी को संचित करने, यानी पूंजी को संचित भी तो पूंजी को उसमें लगाना पड़ता है उत्पादन के टाइम में, तो उसमें संयम बरतता है अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब वो उसे पेमेंट कब मिलेगा? जब वो माल बिक जाएगा। ठीक है, उत्पादन करने टाइम पे तो वो पैसा लगाता रहेगा, लेकिन जब उसको पैसा वापस कब मिलेगा? जब वो माल तैयार हो जाएगा, तैयार होकर बिक जाएगा। बिक जाने के बाद तो यहीं पर यही बात कहती हैं, तो वो संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह सब प्रति अथवा त्याग मिलकर, वह सारी त्याग मिलकर ही वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। अब बात करते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत की बात की, अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकता की तुलना में सीमित होते हैं, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है किसी दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित रहना। जो अवसर लागतें हैं उनकी खोज की ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रियों ने, और उन्होंने वास्तविक लागत के विचार को खारिज करते हुए उनमें संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि लागतें तो होती हैं, लेकिन अब ये क्या वास्तव में ये लागतें होती हैं आर्थिक साधन, क्योंकि हमारे पास आर्थिक साधन तो क्या है? सीमित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही तो पूंजी होगी किसी के पास, अथाह मात्रा में पूंजी थोड़ी होगी। अगर होगी भी तो वो सारा पैसा एक ही उसमें थोड़ी लगाएगा। तो यही कहता है कि अवसर लागत का प्रयोग करता है, यानी आर्थिक साधन की आवश्यकता सीमित है, सही है, लेकिन किसी वस्तु के साधन सीमित हैं लेकिन आवश्यकता की तुलना में सीमित है, यानी आवश्यकता तो बहुत अधिक है लेकिन आर्थिक साधन सीमित है। ऐसी स्थिति में हमने क्या करना होगा? निश्चित तौर पर किसी वस्तु का उत्पादन हम तभी करेंगे जब किसी दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से हमें वंचित होना, यानी हम एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु जो ज़्यादा उपयोगी होगी उसका उत्पादन हम करेंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उसका उत्पादन करेंगे। तो यही वो कहलाती है अवसर लागत, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिससे ज़्यादा हमें अवसर मिल रहे हैं, उस वस्तु का उत्पादन करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? निश्चित तौर पर एक दूसरी वस्तु का त्याग करेंगे, यही कहलाता है अवसर लागत। तो इस संबंध में बेनहम के शब्दों में एक परिभाषा दी है बेनहम ने। तो बेनहम कहते हैं किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि बेनहम क्या कहते हैं? सीधी सी वही बात कह रहे हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प, यानी वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधन, यानी जो दो उत्पत्ति के साधन हम प्रयोग कर रहे हैं द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु है उसकी अगर कोई विकल्प है जिससे हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस वस्तु के उत्पादन में जो विकल्प लग रहे हैं, जो साधन लग रहे हैं, वो हम दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगा देंगे, क्योंकि उसे दूसरी वस्तु के उत्पादन ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वहाँ ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा उसे रिटर्न मिलना है, ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा। यही कहलाता है अवसर लागत। धन्यवाद, नमस्कार।